हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं उसका हम कंटिन्यू करेंगे आगे कैलकुलेशंस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये जो प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उसके आगे की कैलकुलेशंस देखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होती है उसमें जो फर्स्ट कैलकुलेशन होती है बैलेंस शीट बनाने के लिए वो की देखी थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो कैलकुलेशन होती है वो कौन सी होती है, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ, ठीक है। नेटवर्थ ऑफ सब्सिडी कंपनी, इसे हम बोलते हैं सहायक कंपनी के शुद्ध मूल्य की गणना, ठीक है। तो ये अभी हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो देखिए ये कैलकुलेशन कैसे होती है। इसे हम क्या बोलेंगे, नेटवर्थ को शुद्ध मूल्य, ठीक है, शुद्ध मूल्य की गणना, और वो भी किसकी, सहायक कंपनी के शुद्ध मूल्य की। सहायक कंपनी का हम निकालेंगे शुद्ध मूल्य, नेटवर्थ निकालेंगे, ठीक है। तो उसकी देखो कैसे होगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लेनी पड़ेगी पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडी कंपनी, सहायक कंपनी के जो प्रदत्त अंश पूंजी होती है वो हमें लेनी होती है, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल लोगे और वो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। फिर उसमें ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व, जो कैपिटल रिजर्व होता है उसका ओपनिंग बैलेंस, वो भी कौन सा, सब्सिडी कंपनी का। यहाँ पे जो कुछ भी ले रहे हो वो किसका ले रहे हो, सब्सिडी कंपनी का ही लोगे, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल किसकी लोगे, सब्सिडी कंपनी की। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व वो भी सब्सिडी कंपनी का, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिवेन्यू रिजर्व ये भी किसका लेंगे, सब्सिडी कंपनी का लेंगे। फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये भी हम किसका लेंगे, सब्सिडी कंपनी का लेंगे, ठीक है। एंड प्री एक्विजिशन ट्रेडिंग प्रॉफिट, जो अभी हमने प्री और पोस्ट प्रॉफिट निकालना सीखा था, तो उसमें जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है वो हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, असेट्स और लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट होता है वो हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हमें क्या लेना है, पेड अप शेयर कैपिटल, और उसके अंदर हमें ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिवेन्यू रिजर्व एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। और उसके बाद में हमें जो प्री एक्विजिशन ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो लेना है, एंड फिर लेना है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो जो सारे प्रॉफिट है वो आपको ऐड करने हैं पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर, क्लियर है, और वो भी किसकी, सब्सिडी कंपनी की। फिर हम आगे और लेस करेंगे, इसके अंदर लेस हम क्या करेंगे, देखिए लेस करेंगे हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L का अगर डेबिट बैलेंस हो, P&L का डेबिट बैलेंस क्या डिनोट करता है, लॉस। P&L का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, लॉस, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस हो और प्रॉफिट हो, क्रेडिट बैलेंस, तो हम ऐड करते हैं, और अगर P&L के ओपनिंग बैलेंस का जो नेचर है वो कैसा हो, डेबिट हो, मतलब वो लॉस हो, तो वो हम लेस करेंगे, ठीक है। फिर बैलेंस ऑफ फिक्टिशियस असेट्स और अदर नॉन करंट असेट्स, तो जो अदर नॉन करंट और फिक्टिशियस असेट्स हैं, ठीक है। फिक्टिशियस असेट्स क्या होते हैं, फिक्टिशियस असेट्स होते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को इशू करने पे जो डिस्काउंट होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर, ठीक है। शेयर मतलब प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, तो ये जो होते हैं ये आपके फिक्टिशियस असेट्स होते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है। और जो अदर नॉन करंट असेट्स होते हैं उनको हम लेस करते हैं। और प्री एक्विजिशन ट्रेडिंग लॉस अगर हो जाता है
जो आपने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट निकाला उसमें अगर आपके पास में लॉस आता है, ठीक है, तो वो भी हम लेस करेंगे। फिर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, असेट्स और लाइबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन पे जो लॉस होता है वो भी हम लेस करेंगे। तब फिर आपके सामने क्या आएगी, नेटवर्थ आएगी, ठीक है। तो पेड अप शेयर कैपिटल में कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है और कुछ चीज़ें आपको लेस करनी है। तो ऐड क्या क्या करना था, ऐड करना था ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व, ठीक है, एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो, ठीक है। और हमें ऐड करना था प्री एक्विजिशन ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है, और ऐड करना था प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। तो ये 4 चीज़ें हमें ऐड करनी थी और लेस में हमें लेना था अगर P&L का डेबिट बैलेंस हो तो ओपनिंग बैलेंस और फिक्टिशियस असेट्स जो है वो लेस करने थे और प्री एक्विजिशन ट्रेडिंग लॉस लेस करना था और रिवैल्यूएशन का लॉस जो है वो लेस करना था। तो कुछ चीज़ें ऐड में आएगी, कुछ लेस में आएगी, ठीक है। जो चीज़ें ऐड में है उसके ऑपोजिशन वाली चीज़ें क्या है, लेस में है। तो इससे आपके सामने क्या आएगी, नेटवर्थ आएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध मूल्य कहेंगे, ठीक है। तो शुद्ध मूल्य आ जाएगा आपके सामने किसका, सहायक कंपनी का। सहायक कंपनी का शुद्ध मूल्य आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने कैलकुलेशन होगी सहायक कंपनी के शुद्ध मूल्य की। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व की, ठीक है। गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व आपके निकलेगा और वो कैसे निकलेगा, आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती है। अब ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यहाँ पे ये मुद्दा आपके सामने आएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ, ये ऑफ है, ऑफ सब्सिडी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी, ठीक है। होल्डिंग कंपनी जो सब्सिडी कंपनी में शेयर लेती है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट होती है शेयर लेने की, वही आपकी क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाती है, ठीक है। सपोज करो ये क्या है आपकी होल्डिंग कंपनी, ये एस क्या है आपकी सब्सिडी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के अंदर शेयर्स लिए हैं, ठीक है, शेयर्स लिए हैं मतलब शेयर परचेज किए हैं। तो उन शेयर को परचेज करने की, एक्वायर करने की जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट आपकी क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाती है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के जो शेयर लेती है तो शेयर लेने की जो कॉस्ट होती है, जो खरीदने की कॉस्ट होती है, वो आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाती है, ठीक है। तो अब गुडविल कब निकलती है, गुडविल आपके तभी निकलेगी, गुडविल आपके कब निकलेगी, गुडविल निकलेगी जब आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नेटवर्थ से क्या हो, ज़्यादा हो। आप नेटवर्थ निकालोगे सब्सिडी कंपनी की, ठीक है, तो जो सब्सिडी कंपनी की नेटवर्थ है उससे अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहती है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या आती है, गुडविल आती है, ठीक है। उस समय वहाँ पे क्या आएगी, गुडविल। और कैपिटल रिजर्व कब आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा जब आपकी नेटवर्थ जो है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। तो जब नेटवर्थ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होती है तो वहाँ पे पूंजी संचय आता है, ठीक है। और जब आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, विनियोग की जो लागत है वो शुद्ध मूल्य से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे गुडविल आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो अगर नेटवर्थ से कम हो तो वहाँ पे पूंजी संचय आएगा कि गुडविल आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में जूनियर अकाउंटेंट में। क्लियर है, तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गुडविल कब आएगी और कैपिटल रिजर्व कब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपके सामने, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और नेटवर्थ। तो इन दोनों का कंपैरिजन करोगे, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है नेटवर्थ से तो गुडविल, और अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नेटवर्थ से कम है तो कैपिटल रिजर्व आएगा। क्लियर है, तो ये कैलकुलेशन 3rd नंबर हो जाती है। फिर 4th नंबर कैलकुलेशन क्या होती है, 4th नंबर कैलकुलेशन होती है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की। तो कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो भी हम देखते हैं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट मतलब एकीकृत लाभ, ठीक है। एकीकृत लाभ का मतलब जोड़ा हुआ लाभ, एकीकृत लाभ, ठीक है। अब ये एकीकृत लाभ कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ
स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ होल्डिंग कंपनी। जो सूत्रधारी कंपनी है उस सूत्रधारी कंपनी का P&L का आपको क्या चाहिए, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस चाहिए हमें, बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस चाहिए, किसकी, सूत्रधारी कंपनी का। और उसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा, उसके अंदर हमें ऐड क्या करना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है, मतलब साल भर में जो प्रॉफिट हुआ है वो उसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, फिर बात करेंगे सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ऐड करना है शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडी कंपनी। सहायक कंपनी का जो प्रॉफिट है, सहायक कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में, पोस्ट एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण के बाद वाले प्रॉफिट में, उस सहायक कंपनी का जो हिस्सा, सहायक कंपनी का जो बाद वाला प्रॉफिट है उसके अंदर जो हिस्सा है वो उसका सूत्रधारी कंपनी का, वो इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात समझ में आ रही है कि सबसे पहले तो हमें लेना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, किसका, होल्डिंग कंपनी का। उसके अंदर हमें ऐड क्या करना है, उसके अंदर हमें ऐड करना है प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, साल भर में जो भी प्रॉफिट हुआ है होल्डिंग कंपनी को वो ऐड करना है। और साथ ही पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में उसका जो हिस्सा है, सब्सिडी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जो उसका हिस्सा होता है उस कंपनी का, वो उसके अंदर ऐड करना है। तो ये ऐड करने के बाद में आपके पास में क्या आने वाला है, आपके पास में आएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आपको फिर बैलेंस शीट के अंदर लिखना पड़ेगा। जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे उसके अंदर लिखोगे। क्लियर है, तो ये हो जाएगी आपकी 4th नंबर कैलकुलेशन। ये चारों कैलकुलेशन करने के बाद में आप उस बैलेंस शीट को क्या कर सकते हो, कंसोलिडेटेड कर सकते हो, मतलब साथ में जोड़ के बना सकते हो। तो कुछ चीज़ें बैलेंस शीट में लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जैसे ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हो गया तो दोनों कंपनियों का प्रॉफिट इस तरीके से कंसोलिडेटेड होगा। ठीक है, फिर गुडविल आएगी तो गुडविल भी आपको लिखनी पड़ेगी, और अगर कैपिटल रिजर्व आता है तो वो भी लिखना पड़ेगा। और नेटवर्थ और ये जो है पोस्ट एक्विजिशन और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ये हमें यूज़ करने हैं, तो वो हमने इसलिए कैलकुलेशन किए। तो ये 4 कैलकुलेशन करने के बाद आप क्या कर सकते हो, कंसोलिडेटेड जो है बैलेंस शीट बना सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट दूसरी तरह की कंपनी आपके सामने कौन सी आएगी, पार्टली ओन सब्सिडी कंपनी। इसको हम आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भी कहते हैं। इसको हम कौन सी कंपनी कहेंगे, आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जिसको हम पार्टली ओन सब्सिडी कंपनी कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आंशिक स्वामित्व वाली, आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी क्या होती है, देखिए आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी क्या होती है, आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वो होती है जिसके जो शेयर है उसमें से सिर्फ 50% शेयर जो है वो होल्डिंग कंपनी के पास में है। सारे के सारे शेयर अगर होल्डिंग कंपनी के पास में होते हैं तो वो तो हुली ओन सब्सिडी कंपनी हो जाती है। ठीक है, और पार्टली ओन सब्सिडी कंपनी कब होती है, जब उसके शेयर कैपिटल का 50% से ज़्यादा पार्ट कौन होल्ड कर रहा हो, होल्डिंग कंपनी ले रही हो, तो वो आपके आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कहलाती है। मतलब आधे अंश पूंजी का आधे से अधिक भाग जो है वो सूत्रधारी कंपनी के पास में हो तो वो आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, और अगर जो उसकी शेयर कैपिटल है, जो अंश पूंजी है, वो पूर्ण रूप से किसके पास हो, वो सूत्रधारी कंपनी के पास हो, तो वो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होती है। तो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में अंतर समझ में आ गया। ठीक है, एक बार वापस सुन लीजिए कि जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होती है उसकी अंश पूंजी पूरी की पूरी किसके पास होती है, सूत्रधारी कंपनी के पास होती है। ठीक है, और आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कब होती है, जब उसकी अंश पूंजी का आधे से ज़्यादा भाग किसके पास होता है, सूत्रधारी कंपनी के पास में होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी पढ़ लेते हैं हम। व्हेन मोर देन हाफ ऑफ द इक्विटी शेयर्स, जिसमें वोटिंग पावर वाले शेयर होंगे, ऑफ द सब्सिडी कंपनी, सहायक कंपनी के जो इक्विटी शेयर है उससे आधे से ज़्यादा भाग होल्ड बाय द होल्डिंग
कंपनी, उसमें आधे से ज़्यादा भाग किसके पास होंगे, होल्डिंग कंपनी के पास होंगे। एंड रिमेनिंग शेयर्स आर ओन बाय द आउटसाइड पर्सन, और बाकी बचे हुए शेयर जो हैं वो किसके पास होंगे, बाहरी लोगों के पास में होंगे। सच कंपनी जो सब्सिडी कंपनी है इज नोन एज द पार्शली ओन सब्सिडी कंपनी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यही डेफिनेशन आ गई है आपके सामने कि आधे से ज़्यादा जो है शेयर, इक्विटी शेयर्स जो हैं वो होल्डिंग कंपनी ने होल्ड किए हुए रहेंगे, और बाकी जो शेयर है वो बाहर के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास में होंगे, तो उसको हम पार्टली ओन्ड सब्सिडी कंपनी कहेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अगर पार्टली कंपनी होती है, पार्टली ओन्ड सब्सिडी कंपनी होती है, तो उसके अंदर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए वो सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है जो संपूर्ण स्वामित्व वाले सहायक कंपनी के लिए करनी पड़ती है। ठीक है, जो फुली ओन के लिए करते थे कैलकुलेशन वो सारी करनी है, उसके अलावा एक नई कैलकुलेशन और करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इन एडिशन टू द calculations done for fully owned subsidiary company, the interest of minority shareholder, अल्पमत अंशधारियों के हित की गणना shall be calculated। ठीक है, तो बाकी वो जो 4 कैलकुलेशन थी ना, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, फिर नेटवर्थ, फिर थर्ड था गुडविल, फिर फोर्थ क्या था, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, तो वो 4 कैलकुलेशन के अलावा एक नई कैलकुलेशन और करनी है। और वो नई कैलकुलेशन क्या है, वो नई कैलकुलेशन है द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर का मतलब क्या है कि देखो सब्सिडी कंपनी की, ये सपोज करो कि सब्सिडी कंपनी की क्या है, शेयर कैपिटल है, और इसका आधे से ज़्यादा भाग किसके पास है, होल्डिंग कंपनी के पास है, और ये वाला जो पार्ट है वो आउटसाइडर इन्वेस्टर के पास है। ठीक है, आउटसाइडर शेयर होल्डर के पास है। तो ये जो बाहर वाले जो आउटसाइडर शेयर होल्डर है ना, उनके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, जो कम संख्या में होते हैं, ये इनकी क्या, इनकी संख्या थोड़ी कम होती है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने आधे से ज़्यादा पार्ट क्या कर दिया होता है, कवर कर दिया होता है, तो इनकी संख्या कम होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, अल्पसंख्यक या अल्पमत होते हैं। अल्पमत मतलब उनका जो वोटिंग पावर्स है वो कम होता है होल्डिंग कंपनी से, इसलिए इनको अल्पमत या अल्पसंख्यक भी कहते हैं। तो इनके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमें एक और करनी पड़ती है, तो वो कैसे होती है वो भी हम देखते हैं। वो देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट की। तो कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, ये कैसे होगा, शेयर इन नेटवर्थ ऑफ सब्सिडी कंपनी। सब्सिडी कंपनी की जो नेटवर्थ होती है, ठीक है, उस नेटवर्थ में उनका हिस्सा देखते हैं। उनका किनका, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है ना बाहर वाले, उनका हिस्सा लेते हैं शेयर्स, उसके अंदर शेयर लेंगे। ठीक है, और उनका फिर क्या करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और सब्सिडी कंपनी का जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, उस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में भी उनका क्या लेंगे, शेयर लेंगे। ठीक है, और इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इनका क्या आ जाएगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है उनका इंटरेस्ट आ जाएगा ये। ठीक है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर मतलब जो बाहर वाले लोग हैं जिनकी संख्या कम है, उनका इंटरेस्ट निकालना। ठीक है, तो उनका पहले नेटवर्थ में शेयर लेंगे, उनका हम नेटवर्थ में शेयर लेंगे और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में शेयर लेंगे, और इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो उनका क्या आ जाएगा, उनका इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है, तो ये था आपके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का तरीका कि उसके लिए क्या क्या कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो वो कैलकुलेशंस अभी हमने देखी है। ठीक है, फिर उस कैलकुलेशन के बेस पर कैसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।